हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 76 पर अपन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 अपन को बोलता है, आफ्टर 16 ईयर्स सीमा विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सी इज नाउ, फाइंड हर प्रेजेंट एज। 16 साल के बाद जो सीमा है वो अपनी वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज से 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कैरेक्टर जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, यहाँ पर एक ही कैरेक्टर है सीमा, तो उसका नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पर 3 तरह की एजेस में अपन बेसिकली डील करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, इसके बाद अपन से बोला गया है 16 साल के बाद। ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर क्वेश्चन बोले जैसे 5 साल के बाद, तो आज से 5 साल बाद की बात हो रही है। अगर वो लोग 5 साल पहले, तो आज से 5 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से 16 साल की बात, तो इसका मतलब आज की एज कुछ होगी, तो फिर अपन 16 साल बाद की एज की बात कर पाएंगे। तो आज की एज अगर मैं x कंसिडर कर लूँ, तो 16 साल के बाद यानी 16 ईयर्स के बाद इस सीमा की जो एज होगी वो x प्लस 16 हो जाएगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वाली जो एज है और ये वाली जो एज है आज की, इनमें रिलेशन ये है कि ये वाली जो एज है वो आज वाली एज की 3 टाइम्स है। तो अपन बोल सकते हैं कि x प्लस 16 वाली जो एज है फ्यूचर में, ये आज वाली एज को 3 टाइम्स के इक्वल करने के बराबर है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसे सिचुएशन को जस्ट समझने के लिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर किसी की एज 30 ईयर्स है और यहाँ पर किसी की एज 10 ईयर्स है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ पर अगर किसी की एज 30 ईयर्स है, यहाँ पर किसी की एज 10 ईयर्स है, तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ, जस्ट तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 30 वाली एज है वो 10 वाली एज की 3 टाइम्स है। तो मैं क्या लिखूंगा कि जो 30 है वो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करने के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैंने वही सब कुछ किया। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इसको इधर ले जाइए, 3x माइनस एक्स करने पर अपने पास 2x आ जाएगा, और ये इक्वल में कितना है 16 के। 16 इक्वल टू 2x को 2x इक्वल टू 16 अगर अपन लिख लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है अपने पास 8 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपन से पूछा क्या गया कि प्रेजेंट एज बताइए उसकी। प्रेजेंट एज अपन ने क्या कंसिडर की हुई है, x। तो यहाँ से यही अपना आंसर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 77 अपन से क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 77 अपन से बोलता है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेड्थ if the perimeter of the park is 168 meters, find its dimensions। तो अपन एक रेक्टेंगल की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो अपना रेक्टेंगल कुछ इस तरह का एक रेक्टेंगल ले लिया, और इसके बारे में देखो, एक रेक्टेंगल बोलें या फिर एक आयत बोलें, तो रेक्टेंगल के अंदर बेसिकली 2 तरह के फीचर्स होते हैं, है ना। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, जो लेंथ है वो थ्राइस है इट्स ब्रेड्थ। कंपैरिजन किससे हो रहा है, तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर जिससे कंपैरिजन हो रहा है, ब्रेड्थ या चौड़ाई जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, तो जिससे कंपैरिजन हो रहा हो उसको x मान लीजिए। तो अपने पास जो लेंथ की वैल्यू है वो ब्रेड्थ की वैल्यू यानी चौड़ाई की वैल्यू की 3 टाइम्स, तो 3x हो गई। तो यहाँ से रेक्टेंगल के अंदर ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, तो ब्रेड्थ से कंपैरिजन हुआ था तो उसको अपन ने x कंसीडर कर लिया, और जो लेंथ है वो उस ब्रेड्थ की 3 टाइम्स है, तो 3x लिख दिया लेंथ को। फिर आपसे बोला गया है कि जो पार्क है उसकी पेरीमीटर, या हिंदी में इसको परिमाप बोलना ज़्यादा सही रहेगा, सर्कल के सेंस में इसको परिधि बोलते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में परिमाप बोलना थोड़ा ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ से देखो, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है कि जो चारों लेंथ है ना, यहाँ पर ये 3x हो जाने से, ये लेंथ के 3x होने से ये भी 3x ही होगी, और इस लेंथ के x हो जाने से, यहाँ से यहाँ तक पूरा x हो जाने से ये लेंथ भी कितनी होती है, x। तो इन चारों लंबाइयों का जो टोटल होता है उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, एक तरीका मेथड नंबर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तरीका तो फॉर्मूले से होता है। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का, परिमाप का।
तो यहाँ से अपन को पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 168, ट्वाइस ऑफ एल की वैल्यू कितनी है अपने पास, लेंथ अपने पास 3x है, और बी फॉर ब्रेड यानी चौड़ाई कितनी है x। तो इसमें अपन ने जब पुट किया है तो यहाँ से इसमें पुट करने से ट्वाइस ऑफ 4x इक्वल टू 168 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अपने पास 8x की जो वैल्यू है वो 168 हो गई। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अपने पास 21। x की वैल्यू 21 हो जाने से इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि इसके डायमेंशंस बताइए या हिंदी में आयाम बताइए। डायमेंशंस का मतलब होता है जो ये लेंथ और ब्रेड्थ होते हैं वो अपन को बतानी है। तो यहाँ से 3 इंटू एक्स की वैल्यू 21 हो जाने से ये लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63 मीटर्स, और ब्रेड तो खुद x ही है तो ये हो जाएगा 21 मीटर। तो एक तो फॉर्मूले से देखने का तरीका होता है, दूसरा तरीका स्टूडेंट्स कुछ यूं होता है, मेथड नंबर 2 आप इसको बोल सकते हैं। इसके मीनिंग से होता है कि भाई रेक्टेंगल के पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, परिमाप का मीनिंग क्या होता है। परिमाप या पेरीमीटर का मीनिंग होता है कि जितनी भी बाहर वाली जो लेंथ दिख रही है ना चारों तरफ की, इन सब का एडिशन ही पेरीमीटर है। तो यहाँ से 3x प्लस ये वाला x प्लस ये वाला 3x और फिर ये वाला x, तो इन चारों को आप ऐड कर दीजिए और इन चारों की लंबाइयों का जो लेंथ का जो टोटल है वही 168 के इक्वल है। तो 3x 4x 4x 3x 7x 7x और x 8x, इसके आगे कुछ नहीं हो तो इसको 1x बोलते हैं। तो 8x की वैल्यू 168 हो जाने से जो x होगा वो 21 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, आप फॉर्मूले से देखना चाहें या फिर इस तरह से जिससे देखना चाहें, तो x आने के बाद फिर आप 3x और x दोनों फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप चाहे खुद से एक बार वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, और फिर ट्राई करने के बाद आप देखिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, और फिर उसके बाद आप वीडियो से सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपसे इसमें क्वेश्चन बोलता है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर होल इज 5 मीटर्स मोर देन इट्स ब्रेड्थ। देखो अपन ने है ना पहले जो कंपैरिजन देखा वो देखा कुछ इस तरह से कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स थ्राइस ट्वाइस। इसमें जो कंपैरिजन हो रहा है मोर के सेंस में हो रहा है ना। तो देखो कंपैरिजन बेसिकली 3 तरह से होता है, मोर, लेस और एक वर्ड यूज होता है टाइम्स। 5 ज्यादा है लेंथ, 5 कम है ब्रेड से, या फिर ट्वाइस है, 2 टाइम्स को ट्वाइस बोलते हैं, 3 टाइम्स को थ्राइस बोलते हैं। तो इस तरह के शब्दों से अपन बेसिकली कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो यहाँ से अपन जैसे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, और ये रेक्टेंगल जो अपन ने बनाया है तो इसमें ये लेंथ कहलाती है, ये ब्रेड्थ कहलाती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेड से 5 मीटर ज़्यादा है, लेंथ जो है वो ब्रेड से 5 मीटर ज़्यादा है। तो कंपैरिजन किससे हुआ, ब्रेड से। तो ब्रेड जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको आप x मान लीजिए, जो लेंथ है वो ब्रेड से 5 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ हो जाएगी x प्लस 5। तो ये x प्लस 5 की लेंथ हो गई, और ब्रेड्थ अपने पास कितनी हो गई है x। फिर अपन को पेरीमीटर यानी परिमाप है ना, परिधि सर्कल में बोलते हैं बाहर चारों तरफ की लेंथ को, इसमें रेक्टेंगल में पेरीमीटर बोला जाता है टेक्निकली। इफ द पेरीमीटर ऑफ द होल इज 74 मीटर्स, तो अपन अब डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ l प्लस b, इसकी वैल्यू को पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये पेरीमीटर दिया हुआ है कितने के इक्वल, 74 के। तो ट्वाइस ऑफ l कितना दिया हुआ है x प्लस 5, तो यहाँ से l हो गया x प्लस 5, ब्रेड्थ अपने पास हो गई x, इक्वल में दे रखा है 74। तो यहाँ से अपने पास ट्वाइस ऑफ x प्लस 5 प्लस x, तो ब्रैकेट हटा दीजिए आप एक बार, इक्वल में हो रखा है 74, ट्वाइस ऑफ ये वाला x ये वाला x, ये हो गया 2x प्लस 5 है, इक्वल में 74 है। तो यहाँ से अपने पास जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 2 इंटू 2, या फिर एक काम देखो 2 तरीके से जा सकते हो, एक तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, 2 से 2 जा और इसको भी, तो अपने पास 74। दूसरा तरीका इस कैलकुलेशन को देखने का क्या हो सकता है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, तो 2 मल्टीप्लाई में है इस पूरे ब्रैकेट से, तो इधर ले जाके डिवीजन कर दो, तो 2x प्लस 5 तो एज इट इज लिख दो और 74 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से अपने पास जो 2x प्लस 5 है
उसकी वैल्यू हो गई है 37। तो यहाँ से 37 माइनस 5 करोगे तो ये 32 हो जाएगा, और 2x 32 होने से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। इसको अगर अपन देखें तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4x 10 उधर जाएगा तो ये 64 हो जाएगा, और x की वैल्यू जो है वो 64/4 करने पर x की वैल्यू 16 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया लेंथ और ब्रेड्थ बताइए। तो अगर x की वैल्यू 16 आ चुकी है, अगर x की वैल्यू 16 आ चुकी है तो ब्रेड्थ तो अपने पास डायरेक्ट कितनी हो जाएगी 16 ही हो जाएगी ब्रेड्थ तो। ठीक है, और लेंथ कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 16 होने से x प्लस 5 में आप पुट करोगे तो लेंथ 21 आ जाएगी। तो यही अपनी लेंथ और ब्रेड्थ हो गई है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें अपन को बोला गया है कि 80 सेंटीमीटर का एक वायर की एक लेंथ है, वायर ऑफ 86 सेंटीमीटर। इस तरह का कोई वायर रहा होगा। इन्होंने बोला है कि हमने इसको बेंड करके यानी इसको मोड़ करके एक रेक्टेंगल बना दिया है। तो अगर आप इसको एक रेक्टेंगल बनाएंगे तो कुछ इस तरह का एक रेक्टेंगल आपने बना दिया। ठीक है, ये वायर ऐसा था, अपने हाथ से मरोड़ करके इस तरह की एक शेप बना दी। आपसे अब बोला गया है कि इसकी जो लेंथ है और इसकी जो ब्रेड्थ है उनमें कनेक्शन आपको डिफाइन किया गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो फिर से ब्रेड्थ से कंपैरिजन हुआ, जिससे कंपैरिजन हुआ उसको आप x मान लीजिए, और जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। 7 टाइम्स नहीं है, 7 टाइम्स होता तो 7x कर देते, 7 सेंटीमीटर ज़्यादा, इसका मतलब x प्लस 7 होना है। तो यहाँ से अपने पास जो लेंथ है वो x प्लस 7 हो गई, और ब्रेड्थ जो है अपने पास x हो गई। अब देखो ये जो पूरी लेंथ थी, ये जो पूरी लेंथ थी कितनी थी, वायर की जो अपने पास वायर था वो था 86 सेंटीमीटर का। तो जब आपने इसको ऐसे मोड़ा होगा और इस तरह से 4 साइड्स बनाई होंगी तो ये वायर ही तो है जो इस तरह से चारों तरफ से मुड़ा हुआ है। तो ये चारों लेंथ का टोटल, ये x प्लस 7 है ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक, तो ऊपर वाली भी x प्लस 7 हो जाएगी, और ये x है यहाँ से यहाँ तक तो ये भी कितनी हो जाएगी x ही लेंथ होगी। तो इन चारों की जो लेंथ का टोटल है वही 86 के बराबर होगा कि नहीं होगा। और ये चारों लेंथ का टोटल को अपन पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो अपन इसको चाहो तो फिर से दो तरीके से सोच सकते हो। मेथड नंबर 1 ये है कि आप चारों लेंथ को ऐड कर दो कि सर इन चारों लेंथ का टोटल 86 ही तो आएगा, क्योंकि इसी से तो वायर से ही तो बनाया रेक्टेंगल। तो मैं पहली लेंथ x प्लस 7 ये वाली ले ली, दूसरी लेंथ फिर मैंने x ले ली, तीसरी लेंथ मैंने x प्लस 7 ले ली, फिर चौथी लेंथ मैंने x ले ली, और इस तरह से ऐड करके 86 के इक्वल कर दिया। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 1x को अगर मैं 4 टाइम्स ऐड करूंगा 4x हो जाएगा। 7 और 7 14 इधर जाएगा तो ये 72 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अपने पास 18। और अगर आप इसको फॉर्मूले से जाना चाहो मेथड नंबर 2 में तो आप फॉर्मूले से भी जा सकते हो। जैसे चारों लेंथ का जो टोटल होता है वो क्या कहलाता है पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। तो ये जो चीज है चारों लेंथ का टोटल, ये तो अपन को क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया था कि 86 ही होगा। क्यों, क्योंकि 86 की लेंथ से ही तो ये चारों साइड्स बना दी। तो यहाँ से आप इसको कैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से उसको उधर ले जाओ, डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो 86/2 करने पर 43 हो जाएगा। और l अपने पास कितना दिया हुआ है x प्लस 7, और b कितना दिया हुआ है अपन को x, और इस तरह से कितना आया 43। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, 7 इधर जाएगा तो 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो। मतलब ओवरऑल एक बुनियादी तौर पर आपको मीनिंग अगर समझ पा रहे होगे पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है। तो अपन से पूछा गया कि इसकी आप लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बता दीजिए। तो ब्रेड्थ जो है वो तो खुद x ही है, तो इसकी वैल्यू तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगी डायरेक्ट। और लेंथ जो है वो अपन x प्लस 7 कंसिडर किए थे तो 18 प्लस 7 जो है वो अपने पास 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की,
क्वेश्चन नंबर 18 अपन को बोलता है कि रेक्टेंगल की जो विड्थ बोलो चाहे ब्रेड्थ बोलो, है ना, बात एक ही है, हिंदी में चौड़ाई लिख रखा है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से बना देता हूँ। ये अपने पास रेक्टेंगल हो गया और ब्रेड्थ जो है वो लेंथ का 2/3 है, 2/3 है लेंथ का। इस बार कंपैरिजन किससे हुआ? इस बार कंपैरिजन हो रहा है ब्रेड्थ का। किससे हो रहा है कंपैरिजन? सर वो लेंथ से हो रहा है, 2/3 इट्स लेंथ। तो जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको x मान लीजिए, और जो ब्रेड्थ है वो 2/3 हो जाएगी तो 2x/3 हो जाएगी। तो यहाँ से ब्रेड्थ की वैल्यू हो गई है 2x/3 और लेंथ जो है वो हो गया अपने पास x। फिर अपन से बोला गया इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर वही कि चारों साइड्स को ऐड करेंगे तो 180 मीटर्स आ जाएगा। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ l प्लस b, यही पेरीमीटर होता है, और ये पेरीमीटर कितने के इक्वल दे रखा है? 180 के। 2 मल्टीप्लाई हुआ है इस ब्रैकेट से, उधर जाके डिवाइड होगा तो 180/2। तो यहाँ से l प्लस b इक्वल टू कितना हो गया? 90। लेंथ अपने पास x है, ब्रेड्थ अपने पास 2/3 2x/3 है, इक्वल में कितना है? 90, है ना। मैंने ये ध्यान रखना, 2 आप चाहो तो रहने दे सकते हो, फिर मल्टीप्लाई वगैरह करने पड़ेंगे सबको यहाँ पे, मैंने उसको डायरेक्ट ही कर दिया था। अब देखो ये वाली जो चीज़ है x प्लस 2x/3 आप कैसे ही कर सकते हो, लेकिन अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैंने एक ओवरऑल एलसीएम आपको सिखाया हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। तो 1 से 3 3x, 3 से 3 2x, और यहाँ से 1 3 90। इस नंबर का कोई मतलब नहीं है अगर आपने वन टाइम इक्वल के दोनों साइड एलसीएम ले लिया है। 3x और 2x 5x इक्वल टू 270। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 54 के इक्वल, ठीक है। और अपन से पूछा है इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ बताइए, तो लेंथ को अपन ने x कंसिडर किया हुआ है 54 हो जाएगा, और ब्रेड्थ को 2/3 इंटू एक्स, एक्स कितना है? 54, 3 से 18 हो जाएगा, 18 2 जा 36 सेंटीमीटर। तो यही अपने लेंथ और ब्रेड्थ के आंसर हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें बोला गया एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज 5/3 the length of its corresponding base. If the altitude be increased by 4 and the base decreased by 2, the area of the triangle remains the same. Find the base and the height of the triangle. तो यहाँ से अगर अपन बात करें, देखो होता क्या है कि एक ट्राइंगल ऐसा कुछ था, ये जो होता है त्रिकोण, ये हिंदी में थोड़ा सा इसको त्रिभुज बोलते हैं जनरली अपन। तो एक त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसकी आधार रेखा की लंबाई का 5/3 5/3, देखो ये बोलते हैं इसको बेस, आधार बोलते हैं इसको। तो ये आधार हो गया, और इस आधार पर यहाँ पर एल्टीट्यूड का मतलब एक तरीके से हाइट होता है। तो जो हाइट है वो ड्रॉ की गई है मेरे पास, इसको देखो, अपन त्रिभुज में जब ऊंचाई खींचते हैं ना, तो इसको सामने वाली जो कॉर्नर होता है ना, जिसको अपन शीर्ष भी बोलते हैं, तो यहाँ से अपन इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको त्रिभुज की ऊंचाई बोलते हैं, ये बेस पर खींची गई है। तो यहाँ से अपन से बोला गया कि जो ये हाइट है ना, ये वाली हाइट, एल्टीट्यूड बोल दो, इसको हाइट बोल दो, ये सारी बातें एक ही होती हैं। तो हाइट जो है वो 5/3 है बेस का। तो बेस की लेंथ से कंपैरिजन हो रहा है, तो बेस जो है ट्राइंगल का उसको x मान लिया, और जो हाइट है वो 5/3 है, 5/3 टाइम्स है। 5/3 का मतलब 5/3 टाइम्स ऑफ द लेंथ। तो लेंथ जो है इसको x को 5/3 टाइम्स करेंगे तो 5x/3 हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल का सिचुएशन है। अब अपन को बोला गया है कि ये जो ट्राइंगल है इसमें कुछ चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किए गए? कि जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई है। ये जो हाइट है ये जितनी भी थी पहले उसमें 4 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ा दी गई है। तो 5x/3 + 4 कर दी गई है।
जो भी हाइट थी पहले उससे 4 बढ़ा दी गई है, और जो बेस है जो भी था उसमें 2 सेंटीमीटर की कमी की जाती है। तो x से x माइनस 2 हो जाएगा जो बेस है। फिर क्वेश्चन बोलता है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल रिमेन्स द सेम। जो ट्राइंगल का एरिया है वो अभी भी इतना ही है जितना पहले था। तो देखो ध्यान रखना, बेस आपने ये ले रखा है, हाइट का मतलब क्या है, सामने वाला जो कॉर्नर है ना उससे यहाँ पर परपेंडिकुलर या 90 डिग्री की एक लाइन खींच देना, 90 डिग्री वाली लाइन। तो एरिया जो होता है ट्राइंगल का, अभी एज ए बिगिनर के तौर पे आप ध्यान रख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणा आधा गुणा ऊंचाई होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये अपना एरिया का फॉर्मूला डिफाइन करते हैं अपन। तो यहाँ से होगा ये एरिया सेम है, तो यहाँ से अगर मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके पहली सिचुएशन जो है ट्राइंगल की उसका एरिया पता करूँ, दूसरी सिचुएशन जो है ट्राइंगल की उसका एरिया पता करूँ, तो हाफ इंटू बेस कितना है x, और उस पर हाइट कितनी आई हुई है 5x/3। तो ये एरिया है ट्राइंगल का। और अब जो एरिया है तो बेस कितना है, हाफ इंटू एक्स माइनस 2 इंटू हाइट कितनी है इस पर 5x/3 प्लस 4। तो ये जो पहले एरिया था अब जो एरिया है वो दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स क्वेश्चन के हिसाब से सेम ही रहते हैं, क्योंकि आपने बेस में कमी की है लेकिन आपने हाइट बढ़ा दी। तो ये दोनों एरिया सेम है, तो अपन को आपको बोला गया है कि बताओ जो बेस था और हाइट था वो था कितना, ये अपन को पूछा गया है। तो x की वैल्यू और 5x/3 की वैल्यू अपन को बतानी है। ये कब पता चलेंगी, जब अपन को x पता होगा। x कब पता होगा, जब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इधर हाफ है मल्टीप्लाई में, हाफ इससे मल्टीप्लाई में हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर डिवीजन में जाएगा तो हाफ से हाफ डिवाइड होकर 1 हो जाता है, तो ऐसे हाफ से आप कैंसिलेशन कर सकते हो। अब यहाँ पर x इंटू 5x/3 करोगे तो ये चीज हो जाएगी 5x² 3। यहाँ पर x से 5x/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x² 3। इसी x से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज हो जाएगी स्ट्रिंग्स 4x। इस -2 से 5x/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास -10x/3। इस -2 से +4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा -8। ये होने के बाद आपको यहाँ पर ये प्लस का 5x² 3 है, यहाँ पर भी प्लस का 5x² 3 है, तो ये इधर की तरफ जाएगा ना, तो ये 5x² 3 माइनस 5x² 3 करने पर इधर 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अपने पास ये रह गई इक्वेशन 4x माइनस 10x/3, और ये -8 को एक काम करो उधर की तरफ भेज दो, +8 हो जाएगा। अब इसको है ना चाहो तो ओवरऑल एलसीएम से कर लीजिए अभी के लिए, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हो, 4x माइनस 10x/3 है तो ऐसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 3 4 जा 12x माइनस 10x 2x बाई ये वाला 3 एज इट इज आ जाता है। जैसे आपको 4 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट करना हो, 3 4 जा 12, 12 माइनस 2 करोगे 10, और फिर ये 3 नीचे एज इट इज, है ना। लेकिन अभी चाहो तो अगर प्रैक्टिस में नहीं है ये चीज़ें तो ऐसे कर लीजिए, 3 यहाँ पर 1 1 3 कैल्शियम ही हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 12x माइनस ऑफ 10x, इसका कोई मतलब नहीं है, 12x माइनस 10x 2x होता है, और इक्वल में क्या चल रहा है इसके 24, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसमें कंफ्यूज मत होना क्या ना LHS RHS, 24 इक्वल टू 2x था तो इसको चाहे 2x इक्वल टू 24 लिखो या 24 इक्वल टू 2x लिखो, बात एक ही है। तो x की वैल्यू 12 आ जाने से मेरे को क्या पूछा गया कि जो ट्राइंगल था, जो त्रिभुज था, उसका बेस और हाइट बताइए। तो यहाँ से x की वैल्यू 12 आ जाने से यहाँ पर ये x तो 12 ही हो गया, ओरिजिनल ट्राइंगल जो था ना उसका ही बताना है। ये तो कंडीशन थी कि अगर ऐसा हो जाए तो अपन को x 12 आ गया, और 5x/3 में पुट करेंगे तो 5/3 इंटू एक्स के लिए 12 है, 3 4 जा 12 एंड 5 4 जा 20 हो गया। तो ये 12 और 20 बेस और हाइट हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, सुनो इनको रिपीट करके देख लेना, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए तो टीचर की हेल्प लिया करो। देखो कभी भी है ना एजुकेशन ऐसे वन वे में नहीं होती। जैसे मैं अपनी ओर से जो मेरे पास जनरली बच्चों के डाउट्स आए
उन सभी पॉइंट्स को हम कवर करते हैं वीडियो के अंदर। लेकिन हो सकता है कि आपका डाउट अभी तक जो बच्चों ने डाउट पूछे उनसे सबसे अलग, तो उस केस में टीचर्स की हेल्प लिया करो। कभी भी ऐसे नहीं कि सर मुझे ये चीज़ नहीं आ रही। अगर सब कुछ ही तुम्हें आ जाता तो फिर तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी, है ना। किसी जिम में आप जाते हैं तो वहाँ पर आप ट्रेनर को थोड़ी ना बोलेंगे कि मुझसे तो ये वजन उठ ही नहीं रहा। समझ रहे हो बात को, आपसे नहीं उठता एक पर्टिकुलर वेट इसी वजह से, तो स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए तो आप जिम में गए हो। तो वही चीज़ों का ध्यान रखा करो। पैसिव एजुकेशन मत लेना। सिंपली अगर आपको कोई डाउट्स हो तो उनको डिस्कस करो। अलग अलग तरीके से कोई टीचर आपको समझा सकता है। तो ये त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिकोण की जगह, है ना। तो यहाँ से two angles of a triangle are in the ratio this if the sum of these angles is equal to the third angle। देखो अपने पास एक ट्राइंगल है ऐसे, है ना। ये जो ट्राइंगल है, कोई सा भी जो ट्राइंगल होता है उसमें तीन एंगल्स होते हैं। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और एक होता है ये वाला एंगल। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो एंगल्स जो है ना वो तो 4:5 में है। तो एक को अगर मैं 4x मान लूँ तो दूसरा जो एंगल है वो 5x हो जाएगा। तो एक को मैंने 4x मान लिया तो दूसरा एंगल मेरे पास 5x आ गया। फिर बोल रहा है कि इफ द सम, रेशियो का ध्यान रखना, वैसे रेशियो को जब भी नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो अपन x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों करते हैं उसकी डिटेल आप रेशियो चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए एक एज अ बिगिनर स्टूडेंट के तौर पे इतना सोचना ठीक है। इफ द सम ऑफ दीज एंगल्स, यानी इन दोनों एंगल्स का जो टोटल है वो इक्वल है थर्ड वाले एंगल के। थर्ड वाला एंगल कौन सा है, ये वाला। तो ये जो थर्ड एंगल है वो इन दोनों के टोटल के इक्वल दे रखा है, 4x एंड 5x के। थर्ड वाला एंगल हो गया स्टूडेंट्स 9x के इक्वल। ठीक है। तो अपन से बोला गया है कि जो ट्राइंगल के एंगल्स हैं, यानी त्रिभुज के जो कोण हैं, उनको कोण बोलते हैं ना, तो वो बताओ। ध्यान रखना, अपन को जब तीनों एंगल पता हो तो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स है ना उनका टोटल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इन तीनों को आप ऐड कर दो तो यहाँ से एक 4x हो गया, एक 5x हो गया और एक 9x हो गया। और इन तीनों का जो टोटल होगा वो 180 डिग्री की इक्वल हो जाएगा। 4 और 5 9, 9 एंड 9 18x इक्वल टू 180। तो यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो 10 हो जाएगी। तो अपन से बोला गया है कि इनके सारे एंगल्स बताइए, तो अपन अब बेशक बता सकते हैं। x की वैल्यू 10 होने से 4x 40 हो गया, 5x जो है वो 50 हो गया, और जो 9x है वो कितना हो गया 90। तो इस तरह से इनको देख सकते हैं। फिर अपन से बोला गया है डिवाइड 4500 इंटू 2 पार्ट्स। देखो जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि 10 रुपए हैं, इसको दो हिस्सों में बांटो। तो एक हिस्सा अगर मैं इसका 2 मान लूँ, मतलब 10 रुपए हैं उसको अपन दो पार्ट्स में बांट रहे हैं, तो एक को अगर मैं 2 मान लूँ तो जो दूसरा वाला हिस्सा होगा वो कितना होगा। आप बोलोगे सर 8। 8 कैसे आया आपके पास, सर 8 आया 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर, यानी टोटल जो मेरे पास है उसमें से इस वाले पहले वाले हिस्से को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास दूसरा हिस्सा आ जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 20 को दो हिस्सों में बांटो। एक हिस्सा अगर मैंने मान लीजिए 9 ले लिया तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, दूसरा हिस्सा होगा 20 माइनस 9 11। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा है कि दो हिस्सों में बांटो तो इस तरह का मेथड आप यूज कर सकते हो। तो जैसे 30 है, इसको दो हिस्सों में बांटो। तो पहला हिस्सा अगर मैं x मान लूँ, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है ना पहला वाला जो आपने बांटा वो क्या है, तो अगर नहीं पता मैं x मान लूँ तो दूसरा वाला हिस्सा जो होगा वो 30 माइनस x हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से 4500 को अगर आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो अगर मैं पहला वाला हिस्सा x मान लूँ, ठीक है, तो दूसरा वाला हिस्सा कैसे निकालेंगे, टोटल में से इस पहले वाले हिस्से को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस ये करना होगा। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट आ गया और ये अपना सेकेंड पार्ट आ गया। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले वाले हिस्से का 5%। तो ये पहले वाले का 5% ऐसे निकालोगे 5/100 ऑफ x, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखो, पहले वाले हिस्से का 5% ये इक्वल है सेकेंड पार्ट के 10% के। 10% ऑफ द सेकेंड पार्ट, 10% ऑफ 4500 माइनस x।
अभी जो भी कैलकुलेशन वगैरह जो भी हो रही है मैं उसी तरह से कर रहा हूँ कि आप एज ए बिगिनर के तौर पे इंस्टीट्यूट में हैं अभी, तो इनको थोड़ा और फास्ट करना सीख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप इस तरह से कर लीजिए। परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए अपन इस परसेंटेज के साइन को हटा करके अपॉन में 100 लिख देते हैं। तो 5% का मीनिंग होगा कैलकुलेशन सॉल्व करते वक्त 5/100, और 10% का मीनिंग होगा 10/100, और ये 4500 माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 5 पंजा, बहुत तरीके हैं कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे ही सोचेंगे। तो x/20, और आपको पहले से थोड़ा और सिंप्लीफाई करना आता हो, जैसे 100 से सर 100 काट देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज को उड़ा देंगे, तो ये आप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से x/20 हो गया, और यहाँ पर ये क्या चल रहा है 1/10 और 4500 माइनस ऑफ x। तो यहाँ से अब देखो, आप इस चीज को ऐसे लिख लीजिए x/20, और 4500 माइनस एक्स इंटू 1 करोगे तो 4500 माइनस एक्स अपॉन में कितना है 10। देखो इधर भी सिंगल फ्रैक्शन है, इधर भी सिंगल फ्रैक्शन है, तो अपन ऐसे कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा ये ब्रैकेट, 2 इंटू 4500 9000, और 2 इंटू एक्स करोगे तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस तरह से इसको मल्टीप्लाई में ले गया हूँ। इसको इधर ले जाओगे तो 3x इक्वल टू 9000 हो गया, x प्लस 2x, तो यहाँ से x की जो वैल्यू वो 3000 आ जाएगी। देखो आप चाहो ना, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। मैं इसको आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो परसेंटेज का साइन कैंसिलेशन हो जाता है, 5 1 जा और 5 2 जा हो जाता है, 1 इंटू एक्स करने पर x हो जाएगा, और यहाँ से 2 इंटू करोगे, 2 इंटू 4500 कितना है 9000, 2 इंटू एक्स करोगे तो 2x हो जाएगा। इसको इधर ले जाओगे तो 3x इक्वल टू 9000, तो x की जो वैल्यू वो हो जाएगी प्लस 3000, है ना। लेकिन अभी के लिए थोड़ा मीनिंग समझ लो, ताकि थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो फिर अपन से पूछा गया है कि वो हिस्से बताओ दोनों क्या है। तो x की वैल्यू 3000 आने से ये हिस्सा तो 3000 का हो गया, और दूसरा वाला जो हिस्सा है वो हो गया 4500 माइनस 3000, तो ये आपका आंसर आ गया 1500। ठीक है, तो बस यही करना है। हाउ मच प्योर एल्कोहल must be added to 400 ml of a 15% solution to make its strength 32%. देखो अपने पास 400 ml टोटल जैसे कोई चीज है। देखिए थोड़ा सा परसेंटेज का क्वेश्चन है, जितना आए उतना समझना, नहीं आए तो थोड़ा टीचर का हेल्प जरूर ले लेना। जैसे अपने पास एक बोतल है, ठीक है, इस बोतल में 400 ml टोटल है शराब, 400 ml टोटल है। लेकिन जनरली जब शराब लोग पीते हैं तो उसमें प्योर अल्कोहल नहीं होता, वो उसको पानी वगैरह के साथ मिक्स वगैरह करके ली जाती है। तो यहाँ से 400 ml में 15% जो है वो है शुद्ध शराब। ये जो अपन को लाइन लिख रखी होती है ना 400 ml में 15%, तो इसका मतलब होता है कि इस पूरा 400 ml शुद्ध अल्कोहल नहीं है, शराब नहीं है, शुद्ध वाली इसके अंदर पानी के साथ मिक्स की हुई है, और इस वजह से टोटल 400 ml हो चुके हैं। तो 400 ml जो टोटल है उसमें 15% ही अल्कोहल है, प्योर शराब अगर बात करें तो 400 ml का जब आप 15% फाइंड आउट करेंगे तो ये वाली चीज कैंसिलेशन होके 15 4 जा 60 ml ये अल्कोहल इस वक्त मौजूद है। ठीक है, 400 ml में 15% 60 ml अभी है। अब आपसे बोल रहा है कि 15% होने से ना सामने वाले को इतना अच्छा नहीं लग रहा जो भी पी जा रही है। इसमें जो सॉल्यूशन है, ये जो बर्तन है, इसमें 15% जो अभी के वक्त शराब है प्योर, वो 32% होनी चाहिए। तो बोल रहा है कि कितनी शुद्ध शराब, कितनी
प्योर अल्कोहल और मिला दें इसमें, कितना मिला दें प्योर अल्कोहल और, कि जो 15% है ना वो 32% हो जाए। देखो जैसे मान लीजिए आपने 60 ml शराब है, इसमें x ml शराब और मिला दी, तो जो टोटल 60 था पहले, अब वो 60 प्लस x ml हो गया। जो शराब प्योर इसमें इतनी हुआ करती थी ना, वो इतनी हो गई है। एक बात बताओ, अगर मैंने मान ली कि इसमें x ml एल्कोहल शुद्ध वाली, एकदम शुद्ध शराब x ml और मिला दी, तो जो टोटल क्वांटिटी होगी अब वो यहाँ तक 400 ml थी, ये वाली टोटल क्वांटिटी भी x ml बढ़ जाएगी, अब 400 प्लस x ml हो जाएगी, है ना। जो पहले अगर जैसे क्लास में 400 स्टूडेंट्स थे पहले, उनमें से 60 गर्ल्स हैं, समझना यहाँ से 400 टोटल स्टूडेंट्स में से 60 स्टूडेंट्स क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो 400 में अगर 60 गर्ल्स हैं, क्लास में x गर्ल्स का एडमिशन और हो गया, तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 प्लस x। तो इससे होगा क्या कि जो टोटल स्टूडेंट्स जो पहले 400 थे, अब x गर्ल्स और आ गई, तो टोटल स्टूडेंट्स भी तो 400 में बढ़ जाएंगे। अब समझ पा रहे हो, 400 स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में, इसमें से 60 लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या x और बढ़ जाती है, तो लड़कियां 60 से 60 प्लस x हो गई। तो जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे क्लास में 400 थे, वो भी तो 400 में x बढ़ जाएंगे। जैसे 400 लोगों की बारात है, उसमें से 60 लेडीज, एक्स लेडीज और आ गई बारात में, तो लेडीज की संख्या एक्स बढ़ने से टोटल बारातियों की संख्या भी तो एक्स से बढ़ जाएगी। तो बस यही कहानी है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो पहले 400 ml टोटल थी, उसका 15% करने पर 60 ml शराब थी। अब ये जो क्वांटिटी एक्स मिलाई ना, तो अब ये जो अल्कोहल अपने पास मौजूद हो, इस टोटल क्वांटिटी का 32% होना चाहिए, है ना। तो इसको देखने के सिर्फ दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि सर ये जो नया अल्कोहल है ना 60 प्लस एक्स, ये जो नई क्वांटिटी है, ये टोटल क्वांटिटी 400 प्लस एक्स का, ये जब परसेंटेज निकालोगे, जैसे इतने नंबर आए इतने में से, तो कितना परसेंटेज के इक्वल आए, 32 के। दूसरा और अच्छा प्रैक्टिकल तरीका देखने का क्या है कि सर ये जो टोटल क्वांटिटी है ना, इसका 32% अब 60 प्लस एक्स एम एल के इक्वल है। तो यानी अपन बोल सकते हैं कि ये जो टोटल क्वांटिटी है अब, उसका 32% जो वो इक्वल है इस नई, मतलब इस टोटल क्वांटिटी का 32% निकालोगे ना, तो प्योर एल्कोहल लाना चाहिए 60 प्लस एक्स। बात एक ही है, दोनों से आप किसी से भी कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं इससे जाता हूँ तो मल्टीप्लाई में 100 हो रहा है, तो इसको डिवाइड में ले जाओ 32/100, और इधर क्या है 60 प्लस एक्स अपॉन 400 प्लस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 8 जा 32, 4 से 25, और यहाँ पर 4 8 जा 4 से 25। तो यहाँ से देखो ये 8 और 400 प्लस एक्स तो मल्टीप्लाई में, और यहाँ से मल्टीप्लाई 25 से चले जाएगा, 25 इंटू 60 प्लस एक्स, और यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई से सोचेंगे तो वही बात है, 25 इंटू 60 प्लस एक्स और 8 मल्टीप्लाई बाई 400 प्लस एक्स। ठीक है, तो दोनों कैलकुलेशन एक ही है। देखो 25 इंटू 60 प्लस एक्स, 25 इंटू 60 प्लस एक्स, 8 इंटू 400 प्लस एक्स, 8 इंटू 400 प्लस एक्स। आपको जो उचित लगे वो कर लीजिए। तो मैं किसी से भी सॉल्व करके एक बार कैलकुलेशन सॉल्व कर दूँ। 25 इंटू अगर मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 25x, और यहाँ पर 8 4 जा 3200 प्लस ऑफ 8x। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 17x हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 1700 हो जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 100। x की वैल्यू 100 हो जाने से आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया था कि कितनी शराब मिलाई जानी चाहिए। तो हमने x ml शराब जो मिलाई है उसका आंसर हो गया 100 ml, है ना। कि अगर आप, जैसे मैं इसको प्रैक्टिकली अगर आपको बताऊं इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, 400 ml टोटल है पहले, ठीक है, उसमें 15% शुद्ध शराब थी, तो 60 ml थी। अब आपने x की वैल्यू जैसे पता कर लिया कि 100 ml मिलाई,
तो x की वैल्यू अगर आपने 100 ml मिलाई तो अब शराब कितनी हो गई है 160 ml। 400 ml थी, आपने 100 ml 100 ml जो मिलाया है तो उससे टोटल क्वांटिटी जो है बर्तन में वो 500 ml हो गई। तो ये जो नई क्वांटिटी है 160 ml, ये 500 ml का क्या 32% हुआ कि नहीं हुआ। जैसे 160 ml शराब है, टोटल 500 ml के बर्तन में, ये 500 ml का बर्तन है, इसमें जो शुद्ध शराब है वो 160 ml। तो 500 में से 160 है तो कितना परसेंटेज, जैसे आपके इतने मार्क्स आए इतने टोटल में से तो कितना परसेंटेज आप सॉल्व करोगे तो 32% आ जाएगा। तो अपन ने वो नंबर पता कर लिया 100 ml, जिसको अगर आप इसमें मिला दोगे तो अब जो परसेंटेज होगा वो 32 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सुनो इस क्वेश्चन को ना करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी के लिए जो अपन लैंग्वेज को समझना उसको इंटरप्रेट करना सीख रहे हैं तो उसके लिहाज से ये तरीके अभी के लिए बेस्ट हैं। इसको ऐसे मत सोचना कि एग्जाम में हमें पूरा इतना डिटेल करने की जरूरत होगी क्या, ऐसा नहीं है, काफ़ी और तरीके भी मौजूद होते हैं, लेकिन अपन अभी तैयार कर रहे हैं क्वेश्चंस को समझने पे, उनकी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने में। तो अभी के लिए ये मेथड्स बेस्ट हैं आपके लिए। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। If the sum of the numbers is 143 तो find the numbers। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन आ गए हैं। देखो जब भी नंबर्स के रेशियो दे रखे होते हैं तो उनको अपन x से मल्टीप्लाई करके 8x एंड 3x में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दो नंबर्स 8x और 3x हो गए। फिर आपसे बोला गया इनका टोटल 143 है, तो 8x और 3x को जब आप ऐड करेंगे तो ये इक्वल आना चाहिए 143 के। तो यहाँ से 11x की जो वैल्यू है वो 143 हो गई। तो x की वैल्यू जो है 143 अपॉन में 11 करने से x की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, तो अपन से पूछा है संख्याएं ज्ञात करो, तो यहाँ से जो संख्याएं हैं वो हो जाएगी 8 इंटू एक तो 8x है, x की वैल्यू 13 आ चुकी है, 13 8 जो 104। 3x पता करोगे तो x की वैल्यू 13 है, तो 13 3 जो हो जाएगा 39। तो ये नंबर्स 104 एंड 39। ठीक है, ये देखो 3 नंबर्स का जो रेशियो है वो 4x 5x एंड 6x दिया हुआ है। अपन से बोला गया है जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है, सबसे बड़ा और सबसे छोटे नंबर, सबसे बड़ा कौन है 6x, सबसे छोटा कौन है 4x, इनका योग है ना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। तो 6x और 4x जो है वो इक्वल है, इक्वल्स द सम ऑफ थर्ड, थर्ड कौन सा बचा, ये बचा ना 5x। तो इन दोनों का जो टोटल है वो इक्वल है थर्ड वाले नंबर जो कि 5x रह गया और 55 के। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा हटाने के बाद तीसरा और कौन सा बचता है, फिर 5x ही बचता है। तो इन दोनों का जो टोटल है वो 5x और 55 के टोटल के इक्वल। तो 6x 4x 10x इक्वल में 5x प्लस 55। तो इसको इधर ले जाओगे तो 5x इक्वल टू 55 और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 11 आ जाएगी। तो नंबर्स बताने हैं, नंबर्स हैं 4x 5x 6x। तो यहाँ से आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, 4x में पुट करोगे तो 44 हो जाएगा, 5x 5 इंटू 11 करोगे 55 हो जाएगा, 6x 6 इंटू 11 करोगे तो 66 आ जाएगा। तो यही अपने नंबर्स हैं। देखो यहाँ से बोला गया है कि दो नंबर्स हैं उनके रेशियो 3:5 है, तो यानी एक नंबर 3x मान लें, एक नंबर 5x मान लें। यदि हर एक में 10 ऐड कर दिया जाए तो देखो नंबर्स थे 3:5, इनको अपन ने नंबर्स में कन्वर्ट किया, रेशियो था उसको अपन ने सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। फिर बोल रहा है कि अगर आप इन नंबर में हर एक में 10 ऐड कर दें दोनों के दोनों में, तो जो नए नंबर्स बनेंगे, नए नंबर्स ये हो गए, ये नंबर्स थे ये न्यू नंबर्स हो गए। तो नए नंबर्स का जो रेशियो है 5:7 है। ध्यान रखना 5:7 लिखो चाहे 5/7 लिखो, बात एक ही होती है। तो एक तरीके से अपने पास ये जो नए नंबर है इनका जो रेशियो है या इनका जो फ्रैक्शन अपन फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो 5/7 के इक्वल लिख सकते हैं, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर भी एक ही फ्रैक्शन है, एक ही फ्रैक्शन मतलब एक ही लाइन है ऐसे पूरे के लिए, और यहाँ पर भी एक ही लाइन है। तो 7 इंटू 3x प्लस 10 और 5 इंटू
5x प्लस 10, ये 21x प्लस 70, ये 25x प्लस 50। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 में से 21x सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े में से छोटे को, और यहाँ पर 70 माइनस 50 करोगे तो 20 आ जाएगा। 4x 20 इक्वल टू 4x या 4x इक्वल टू 20 करोगे, बात एक ही है, तो x के लिए कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो अपन से पूछा गया है कि ओरिजिनल नंबर्स बताओ, तो ओरिजिनल नंबर्स क्या है, 3x और 5x। तो पहला नंबर जो है वो 3x है और उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 5, दैट मीन्स इक्वल टू 15। और सेकेंड नंबर जो है अपने पास 5x है, तो 5 इंटू 5 करने पर अपने पास आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 7। एक फ्रैक्शन जो होती है ना, बेसिकली देखो, ये अपने पास एक फ्रैक्शन ऐसे कुछ होती है, न्यूमरेटर और उसके नीचे होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ से अपन को बोला गया है कि जो डिनोमिनेटर है, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है न्यूमरेटर से। तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और बोला गया कि ये जो डिनोमिनेटर है, हर जो बोलते हैं इसको, है ना, डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं, न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं। तो ये जो हर डिनोमिनेटर या नीचे वाला जो नंबर है, वो ऊपर वाले नंबर जिसको अंश भी बोला जाता है, न्यूमरेटर बोला जाता है, ऊपर वाले नंबर से 7 ज्यादा है। तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से 7 ज्यादा है, तो तुलना किससे हुई, ऊपर वाले नंबर से। और नीचे वाला नंबर अगर 7 ज्यादा है तो x प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ज्यादा है, तो जिससे कंपेरिजन हुआ उसका x मान लिया, और ये कितना ज्यादा है, 7, तो x प्लस 7 हो गया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये पता चल गया अपन को। तो ये तो मेरी ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गई जो भिन्न है, जिसको बोलते हैं, तो वो ये हो गई। अभी क्वेश्चन में कंडीशन बोल रहा है कि यदि आप न्यूमरेटर में अंश में 17 ऐड कर दें, तो न्यूमरेटर ये है, इसमें आपने 17 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में आप 6 कम कर दें, तो x प्लस 7 जो है इसमें अगर आप 6 की कमी कर दें, तो जो नया नंबर बन के आएगा, यानी जो इक्वल आएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करोगे तो 2 आ जाएगा आंसर, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7 माइनस 6 इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो यहाँ से x प्लस 17 अपॉन 7 माइनस 6 कितना होता है, 1 होता है, तो ये चीज हो जाएगी। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, और 1 इंटू एक्स प्लस 17 करोगे तो x प्लस 17। तो यहाँ से 2x प्लस 2 x प्लस 17, इसको इधर लेके जाओगे तो 2x माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, 17 माइनस 2 करोगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही था सारा सीन। आपसे बोला गया फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बोल दो या नंबर बोल दो, तो ओरिजिनली तो अपने पास जो फ्रैक्शन थी, भिन्न थी, वो x अपॉन एक्स प्लस 7 थे ना, तो x की वैल्यू आ गई 15, और 15 में 7 ऐड किया तो 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 22। आप इसको रीचेक मतलब क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर मेरे पास ये फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर में मैं कितना ऐड कर दूं, 17, तो 15 और 17 कितना हो जाएगा, 32। और डिनोमिनेटर में अगर मैं क्या करूं, 6 कम कर दूं, तो 22 में से 6 अगर आप कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो ये देखो 32/16 करने पर कितना हो जाता है, 2। तो मतलब अपन ने जो आंसर निकाला ना 15/22, इस क्वेश्चन में जो कंडीशन है कि अगर आप ऊपर वाले नंबर में 17 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में 6 कम कर दें, तो ऐसा हो जाएगा, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपना आंसर बिल्कुल सही है, 15/22। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी होने की वजह से इसको 2 वेरिएबल से करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इन अ फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। अंश का जो दुगना है वो हर से 2 ज़्यादा है। देखो ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, तो अब क्या मैं इसको 2 वेरिएबल में ले जाता हूँ, x और y। ठीक है, मैं इसको 1 वेरिएबल से भी करवा दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं करवाएंगे,
लेकिन आसान होता है सोचना अगर आप 2 वेरिएबल में सोचेंगे। देखो ये न्यूमरेटर यानी अंश है, ये डिनोमिनेटर यानी हर है। तो क्वेश्चन बोल रहा है ट्वाइस द न्यूमरेटर, अंश का दुगना, तो x का डबल करोगे तो 2x। ये जो है न्यूमरेटर का डबल, ये ज्यादा है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर क्या है? सो डिनोमिनेटर तो y। तो ये जो न्यूमरेटर के डबल वाली वैल्यू और ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू, तो ये वाली चीज इससे ज्यादा है, ये चीज इससे कितनी ज्यादा है, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन बोल रहा है 2 ज्यादा है, कैसे पता चला होगा? सर ये तो ऐसे पता चला होगा कि आपने बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट किया होगा, तो उससे 2 आ गया। मेरी एज आपसे 5 साल ज्यादा है, ये कैसे पता चलेगा? सर आपकी वाली एज में से मेरी वाली एज को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो उसी तरह से क्वेश्चन बोला गया है कि न्यूमरेटर का डबल जो नंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सिचुएशन आपके सामने एक सिचुएशन देता हूँ, 3/4 है मान लो, ऐसे ही फ्रैक्शन मान ली। इसमें आप न्यूमरेटर का डबल करो 6, डिनोमिनेटर कितना है 4, तो न्यूमरेटर का जो डबल है वो डिनोमिनेटर से यहाँ पे ज्यादा है ना, कैसे पता चलेगा कितना ज्यादा है? सर न्यूमरेटर के डबल में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 पता चल गया कि 2 ज्यादा है ना। तो यही कहानी है। तो न्यूमरेटर का डबल 2x, डिनोमिनेटर y, तो न्यूमरेटर का डबल डिनोमिनेटर से कितना ज्यादा है ये पता करने के लिए ना सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। समझ पा रहे हैं आप बात को? फिर इसके बाद अपन को क्या बोला है, यदि ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है उनमें 3 ऐड कर दिया जाए, ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर, तो इन दोनों में अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा तो x में भी 3, y में भी 3। ऐसा करने से जो न्यू फ्रैक्शन है, नई भिन्न जो है, वो 2/3 के इक्वल बताई। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, 3 इंटू एक्स प्लस 3 और 2 इंटू वाई प्लस 3। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3x प्लस 9 इक्वल टू 2y प्लस 6। तो इसको इधर लेके जाओगे तो 3x माइनस ऑफ 2y, और 9 को उधर लेके जाओगे तो 6 माइनस 9 माइनस 3। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो इनको सॉल्व कर लो। एक इक्वेशन है अपने पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, और एक इक्वेशन है अपने पास 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3। ये मैंने वीडियो नंबर 31 32 जिसमें मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व करना सिखाया था, उसमें मैंने ये चीज़ें सॉल्व करना सिखाई हुई हैं। तो आप इनमें से किसी एक को सेम बना लो, कोएफिशिएंट को, या तो y के आगे जो नंबर्स हैं या x के आगे जो नंबर्स हैं, आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे 1 y के आगे है, y के आगे 2 है, इनको सेम बनाना ईजी रहेगा। तो 1 और 2 को सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम लेंगे जो कि 2 आएगा। तो इसमें तो पहले से ही 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को ही कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 2 से 4x, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2y, 2 2 जा 4, ये एज इट इज रख दो, 3x माइनस ऑफ 2y इक्वल टू माइनस ऑफ 3। ये चीज करने के बाद देखो ये कैंसिलेशन कैसे हो, ऐड करोगे तो माइनस 4y हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नीचे वाली जो लाइन है उसके साइन चेंज कर दो, तो यहाँ से प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। ये माइनस का 2y है, ये प्लस का 2y हो गया है ना, इस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो माइनस 2y प्लस 2y कैंसिलेशन, 4x माइनस 3x है तो x हो जाएगा, 4 प्लस 3 x के लिए कितनी आ गई 7। x की वैल्यू 7 आने के बाद आप इन तीनों चारों इक्वेशंस में से किसी में पुट कर दो, उससे y आ जाएगा। मैं इसमें पुट कर देता हूँ, 2 इंटू एक्स के लिए 7 माइनस y जो है पता नहीं, इक्वल में 2 है, 14 माइनस वाई इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, 14 प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस वाई उधर भेज दो तो प्लस वाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू अपने पास 12 आ गई। ठीक है, तो अपने पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है इसमें x की वैल्यू तो है 7 और जो y है उसकी वैल्यू है 12। 7/12 आपका आंसर हो चुका है। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे कि सर न्यूमरेटर का डबल 7 का डबल कितना है 14, डिनोमिनेटर कितना है 12, तो जो न्यूमरेटर का डबल वाली वैल्यू है ना 14, ये डिनोमिनेटर से देखो 2 ज़्यादा है
14 माइनस 12 2। दूसरा, अगर आप इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 में भी 3 ऐड कर देते, 12 में भी 3 ऐड कर देते, तो फ्रैक्शन हो जाती 10/15। इसको कैंसिलेशन करोगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपने ऐड कर दिया ना 3 3, तो जो नई फ्रैक्शन आएगी वो 2/3 आ जाती है, तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अपना आंसर बिल्कुल सही है, 7/12। इसको है ना आपको मैं वन वेरिएबल से करवा देता हूँ, मन नहीं है मेरा करवाने का। जगह ऊपर है क्या, देखो मैं इसको ना ऊपर की तरफ सॉल्व करवा देता हूँ, ध्यान से देखना। सर मुझे कैसे पता चलेगा वन वेरिएबल और टू वेरिएबल? धीरे धीरे अनुभव होते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी जितने। तो एक देखो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूमरेटर का जो डबल है वो डिनोमिनेटर से 2 ज्यादा है। तो बात ये है कि या तो इसको जो है x और y मान लो, है ना, ये n/d मान लो, जो आपको बढ़िया लगे। तो मैं n/d से करवा दूं। तो न्यूमरेटर का डबल 2n, डिनोमिनेटर से ज्यादा है ये नंबर। ठीक है, n का डबल 2n होता है, d ये है। तो न्यूमरेटर का जो डबल है वो ज्यादा है डिनोमिनेटर से। कितना ज्यादा है? अपन को पता है कि 2 ज्यादा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ऑकवर्ड सी चीज हो जाएगी आपके लिए, फिर भी देख लो। फिर बोल रहा है कि न्यूमरेटर, देखो ये चीज होने के बाद इस लाइन को आप बाद में पढ़िए, पहले इस चीज को अपन सिंप्लीफाई करेंगे कि सर आपने 2 वेरिएबल दे रखे हैं n/d, चाहे आप, अगर आपको n और d में थोड़ा कंफर्टेबल कम है तो x/y मान लीजिए। तो न्यूमरेटर का डबल 2x हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर y से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2। तो यहाँ से आप चाहते हो कि सर ये एक ही वेरिएबल में होने चाहिए दोनों, तो यहाँ से आप क्या करो, 2x इक्वल टू क्या लिख दोगे इसको, माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, 2 + y लिखो या y + 2 लिख दो। तो यहाँ से जो y है, x तो एज इट इज रहने दिया, ये y की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सर y की वैल्यू आप x के फॉर्मेट में 2x - 2 लिख सकते हो। तो y की वैल्यू आपने लिख दी 2x - 2। तो ये जो फ्रैक्शन अपन ने 2 वेरिएबल में माना था ना x/y, तो फ्रैक्शन जो है एक ही वेरिएबल में हो गया x/2x - 2। ठीक है, मैंने माना कि जो फ्रैक्शन है वो x/y है। क्वेश्चन ने बोला कि न्यूमरेटर का डबल डिनोमिनेटर से ज्यादा है। मैंने इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू मैंने x के फॉर्मेट में ही लिख दी। फिर इससे बाद बोला गया कि ये जो आपके पास फ्रैक्शन है, इन दोनों में अगर 3 ऐड कर दें तो x में भी 3 ऐड कर देंगे और इसमें भी आप 3 ऐड कर दें, तो जो नई फ्रैक्शन है 2/3 हो जाएगी, x + 3, और ये चीज हो जाएगी 2x - 2 + 3 जो है 1 होता है, इक्वल में 2/3 है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x + 9, और यहाँ से करोगे तो 2 2 जो 4x + 2, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बड़े में से छोटे को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x हो जाएगा, और ये 9 - 2 जो है वो 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 5 आ गई। अपन से फ्रैक्शन पूछा है ओरिजिनल, तो x की वैल्यू जो 5 है और 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5 करोगे तो 2 5 जो 10 -2, तो 5/8, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही तो निकाला था अपन ने। सेवन अपॉन 12, क्या हुआ मिस्टेक है? ये मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर अपने पास जो 4x - 3x x हो गया, 9 - 2 आप करेंगे ना तो ये 7 आएगा। x की वैल्यू 7 आप पुट करोगे इसमें, देखो x की वैल्यू 7 और यहाँ से 2 इंटू 7 14, ये फ्रैक्शन अब है ना x/y में, मैंने y की वैल्यू 2x - 2 कर रखी है, 2 इंटू 7 - 2, तो 7/2, 7 जा 14, 14 - 2 करोगे तो 12। तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें इस तरह से भी समझ में आ रही होगी, और ये नहीं आ रही हो तो ये वाला क्वेश्चन स्पेशली आप एक बार टीचर के साथ डिस्कशन
कर लेना अगर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मैं मानता हूँ इस बात को। कुछ आपके पर्सनल क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।